नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। हमारी विशेष सीरीज में आज का टॉपिक है टेस्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि परीक्षण निर्माण। इसमें हम शिक्षक द्वारा निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों के बारे में जानेंगे, परीक्षणों के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। यूजेस ऑफ टेस्ट। आज है दोस्तों क्लास नंबर 16। इससे पहले दोस्तों हमने यूनिट 2 की 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई हैं। एक एक करके आप उन सभी क्लासेस को देख लीजिए, थ्योरी क्लासेस को। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके सवाल सही होने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया गया है, वहाँ पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगी, मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, नोट्स की सुविधा भी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी दोस्तों आपके पास काफ़ी समय है, इसका पूरा यूटिलाइज करिए। तो आज है क्लास नंबर 16, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले परीक्षा। परीक्षा क्या है? साधारण अर्थ में परीक्षा से तात्पर्य किसी वस्तु या व्यक्ति के कोई खास गुण या गुणों की जांच से होता है। अगर आप परीक्षा को साधारण अर्थ में बात करें तो व्यक्ति के कोई खास गुण या गुणों की जांच ही परीक्षा है। तो मनोविज्ञान में, विशेषकर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान में, परीक्षा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की विशेष प्रविधियों द्वारा जांच। तो ज्ञान की अगर आप विशेष प्रविधियों द्वारा जांच करते हैं तो वही परीक्षा होती है। तो परीक्षा दोस्तों एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके सारे शिक्षक छात्रों के कौशल एवं ज्ञान की माप करते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन एक ऐसी साइंटिफिक मेथड है विद द हेल्प ऑफ विच टीचर मेजर द स्किल एंड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ से दोस्तों हमें परीक्षा के स्वरूप के बारे में पता लगता है कि परीक्षा एक वैज्ञानिक विधि होती है। इसका प्रयोग शिक्षक करते हैं। परीक्षा द्वारा छात्रों और की कौशल और ज्ञान की माप होती है और परीक्षा एक मापन प्रविधि है, यानी कि एग्जामिनेशन इज अ मेजरमेंट टेक्निक। अब परीक्षाओं के दोस्तों प्रकार के बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षा के प्रमुखतः 4 प्रकार बताए गए हैं। लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है, खुली किताब परीक्षा होती है, इसके अलावा बंद किताब परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, खुली किताब परीक्षा और बंद किताब परीक्षा। सबसे पहले जानेंगे मौखिक परीक्षा के बारे में। तो अगर आपको छात्रों के कौशल और उनके ज्ञान को मापना है तो सबसे आसान विधि होती है मौखिक परीक्षा। इसमें शिक्षक छात्रों से कुछ मौखिक प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर छात्रों को भी मौखिक रूप से ही देना होता है, और जो पूछे गए प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जिनका उत्तर 1-2 पंक्तियों का होता है या कभी कभी कुछ ज़्यादा पंक्तियों का भी हो सकता है। इसका समय कोई निश्चित नहीं होता है, ना ही कोई स्थान। इसके बाद बारी आएगी दोस्तों लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा जहां छात्रों को शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिख कर देना होता है और एक समय सीमा के भीतर देना होता है, उसे हम लिखित परीक्षा बोलते हैं। लिखित परीक्षा को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है निबंधात्मक परीक्षा, एक होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की हम बात करेंगे तो उसको हम निबंधात्मक परीक्षण भी कहते हैं। ये सबसे प्राचीन परीक्षा प्रणाली है दोस्तों। स्किनर के द्वारा डेफिनेशन दी गई है कि निबंधात्मक परीक्षा में सामान्यतः 5 से 10 प्रश्न होते हैं जिसमें शिक्षक एक व्याख्या या वर्णन की उम्मीद करते हैं। छात्रों को अपने विचार पैराग्राफ में या कभी कभी सारांश के रूप में संगठित करने के लिए भी कहा जाता है। तो इस डेफिनेशन से दोस्तों आप समझते हैं कि भाई जो निबंधात्मक परीक्षा है उसमें सामान्यतः 5 से 10 प्रश्न होते हैं। शिक्षक एक व्याख्या या वर्णन की उम्मीद छात्रों से इसमें करते हैं और छात्रों को अपने विचार यानी कि अपनी अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता यहाँ पर होती है और पैराग्राफ या कभी कभी सारांश के रूप में इसको संगठित करने को बोला जाता है। तो यहाँ से इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्षमता भी डेवलप होती है। तो प्रमुख गुण दोस्तों इसके यही हैं। हम बात करेंगे ऐसे की, तो ऐसे के यानी कि ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के प्रमुख गुण क्या है? सबसे पहली बात है सरलता यानी कि सिंप्लिसिटी। निबंधात्मक परीक्षा का सबसे प्रमुख गुण है उसकी सरलता, क्योंकि इसके संचालन में शिक्षकों को अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है और बड़ा आसान होता है इसके प्रश्न का निर्माण करना, क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुकूल बड़ी आसानी से आप इसके प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अब देखिए, जब निबंधात्मक परीक्षा ली जाएगी किसी छात्र की तो वो अपने ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसके बाद आती है इसमें व्यापकता। व्यापकता का अर्थ ये है एक्सटेंसिवनेस, यानी कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें पूरे पाठ्यक्रम से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं।
ठीक है। और इसलिए छात्र को पाठ्यक्रम के प्रत्येक पहलू को व्यापक रूप से पढ़ने की आवश्यकता रहती है, तभी जाके वो सही से आंसर दे पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा। इसके बाद आता है संगठनात्मक क्षमता में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। ठीक है, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा में छात्रों को दोस्तों क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन करना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है, विवेचन करना पड़ता है। ठीक है, दोनों ढंग से उत्तर देने पड़ते हैं, तो उनको सुसंगठित ढंग से उसको प्रेजेंट करना होता है। तो संगठनात्मक क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके अलावा मूल चिंतन और रचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है, क्योंकि देखिए निबंधात्मक परीक्षा में कभी कभार ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर के बारे में छात्र को ने पहले कभी तैयारी नहीं की होती है, कभी कभार ऐसे प्रश्न भी आते हैं, लेकिन जब उनको ऐसे के रूप में उसको लिखना होता है तो वहाँ पर उसमें रचनात्मकता आती है, यानी कि ओरिजिनलिटी वहाँ पर निकल कर आती है। तो ओरिजिनलिटी थिंकिंग या ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों यहाँ पर इसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा भाषा क्षमता का मूल्यांकन, जब आप दोस्तों लिखित परीक्षा देते हैं, निबंधात्मक की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो फिर में भाषा क्षमता के का भी मूल्यांकन यहाँ पर हो जाता है, लैंग्वेज स्किल का भी मूल्यांकन हो पाता है। तो ये दोस्तों इसके प्रमुख गुण हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि इसमें दोष भी काफ़ी हैं। ठीक, दोष की दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है अवैज्ञानिक मूल्यांकन, यानी कि अनसाइंटिफिक मार्किंग। ओके, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा का सबसे बड़ा दोष यही है कि इसमें जब भी आप उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते हैं तो वो अवैज्ञानिक होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये देखा गया है कि एक ही उत्तर पर अलग अलग शिक्षक के द्वारा अलग अलग अंक दिए जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बन जाता है मैटर। आप टीचर हो, एक बच्चे ने उत्तर दिया, आप उससे सेटिस्फाइड हुए, आपने उसको 10 में से 8 दे दिया। दूसरा टीचर आया, उसने तो उसको 10 में से 9 दे दिया। अगला आया, उसने 10 में से 4 दे दिया, 5 दे दिए, 6 दे दिए। तो अवैज्ञानिक दोस्तों मूल्यांकन है। इसके अलावा शिक्षक की मनोदशा, शिक्षक की मनोदशा यानी कि उसके मूड पर भी दोस्तों निर्भर करता है। कभी कभार क्या होता है कि शिक्षक का मूड है वो अच्छा है तो वो ज़्यादा मार्क्स देता है, कभी कम अच्छा मूड नहीं है तो भाई कम मार्क्स दे दी। इसके बाद आता है समय की कमी, लैक ऑफ टाइम। ठीक, अब निबंधात्मक परीक्षा में क्या होता है, कभी कभार आपको कम समय में बड़े बड़े प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, और या फिर कभी क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनको भी कम समय में कई सारी कॉपियों की जांच करनी होती है, बड़ी बड़ी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होता है। क्योंकि बड़े, जैसे मान लेते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ अगर आपने लिखे हैं तो एक छात्र के आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारी थ्योरी को आपने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसका मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, तो समय की कमी भी रहती है। एक शिक्षक है, उसके पास मान लेते हैं उसकी पूरी क्लास है, क्लास में सभी थ्योरी क्लासेस है और सभी ने निबंधात्मक परीक्षा का आंसर दिया है, तो उसको पढ़ना, फिर उसका मूल्यांकन करना, तो कभी कभार क्या होता है कि शिक्षक के पास उतनी समय की कमी रहती है, मतलब उतना समय नहीं रहता है। और फिर इस केस में फिर जो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है वो सही से नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा परीक्षक या फिर शिक्षक की पूर्व निश्चित धारणा, कभी कभार क्या होता है कि जो परीक्षक क्या होता है उत्तर को स्टार्टिंग से ही, पहले से ही पूर्व धारणा बना लेते हैं और उसके अनुरूप ही फिर वो मार्क्स देते हैं, तो फिर वो भी गलत होता है। इसके अलावा प्रश्नों का अस्पष्ट अर्थ, अक्सर देखा गया दोस्तों कि जब परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका अर्थ अस्पष्ट होता है, संदिग्ध होता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं ऐसे में। इसके अलावा समय और श्रम भी अधिक लगता है। ठीक, इसमें समय ज़्यादा दोस्तों लगता है, श्रम भी दोस्तों आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। हम छात्रों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो छात्रों को इसमें समय भी दोस्तों अधिक लगता है, श्रम भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें रटकर याद करने पर अधिक बल दिया जाता है। निबंधात्मक परीक्षा में क्योंकि जो प्रश्न है वो समग्र पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं, तो अतः जो छात्र हैं वो रटकर उसको याद करने की प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा होती है। तो एम्फेसाइज अपॉन रोट मेमोरी। इसके अलावा अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। ठीक है, निबंधात्मक परीक्षा में प्रश्न समग्र पाठ्यक्रम से दोस्तों पूछे जाते हैं और छात्र अक्सर पूरे पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वे क्या करते हैं, अनुमान लगाकर उत्तर देने की प्रवृत्ति उनमें बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान लगाकर पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दोस्तों यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा सीमित विस्तार यानी कि लिमिटेड कवरेज। सीमित विस्तार का दोस्तों अर्थ ये है कि जनरली हमने, जैसे कि स्किनर की डेफिनेशन भी पढ़ी, हमने कहा कि भाई निबंधात्मक परीक्षा में जनरली
5 से 6 प्रश्न, 9 से 10 प्रश्न दोस्तों होते हैं, और इतने लिमिटेड प्रश्नों में आपको पूरे पाठ्यक्रम को कवर करना होता है, संपूर्ण अंश को कवर करना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इतने कम प्रश्नों में आप पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर सकते, उसके प्रत्येक अंश को कवर नहीं कर सकते। प्रत्येक अंश की दोस्तों बात कर रहे हैं, तो फिर इस केस में यहाँ पर सीमित विस्तार भी एक इसकी एक कमी है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों, जो नेक्स्ट परीक्षा है वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। लिखित परीक्षा का टाइप है, हम बात कर रहे थे निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा को वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी बोलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में क्या होते हैं, छोटे छोटे कई प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या कभी कभी 100 या उससे ज़्यादा भी होती है, जिनका उत्तर छात्र को अक्सर आधे घंटे या 1 घंटे में ही देना होता है। प्रश्न के उत्तर इतने सरल होते हैं कि केवल हाँ या नहीं में, सही या गलत में किसी एक पर चिन्ह लगा देने से उसका उत्तर पूरा हो जाता है। और कभी प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वैकल्पिक उत्तरों के साथ मिलाकर दिए जाते हैं, और उसमें से मात्र सही उत्तर को छात्र को चिन्ह लगा देना होता है, जैसे कि आपका एग्जाम होता है एलटी का। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार है, इसको भी दोस्तों हम बांट सकते हैं, जैसे कि 2 विकल्पी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। इसमें जितने भी इस परीक्षण में क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न के 2-2 उत्तर, जैसे हाँ या नहीं, सही या गलत आदि दिए होंगे, तो उसको हम द्विविकल्पी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें छात्र किसी एक चिन्ह पर अपना उत्तर लगा देंगे, जैसे क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है, हाँ या नहीं, क्या आप अक्सर अकारण ही चिंतित रहते हैं, हाँ या नहीं, तो यस या नो वाले। ठीक है, इसके अलावा फिर आते हैं बहुविकल्प परीक्षण। बहुविकल्प का अर्थ क्या है, इस परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न के 3 या 4 या कभी कभी 4 से भी ज्यादा विकल्प उत्तर दिए होते हैं, और छात्र उनमें से जिसे सही समझता है उस पर चिन्ह लगा देता है, जैसे कि मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, या फिर वॉटसन के द्वारा। तो जो इसमें से सही उत्तर होगा आप उसमें टिक लगा देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड के द्वारा, तो फ्राइड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मिलान परीक्षण। इस तरह के परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न के 2 कॉलम होते हैं, और प्रत्येक कॉलम में एकांश की समस्याएं होती हैं, यानी कि प्रश्न की समस्या, और दूसरे कॉलम में उत्तर या विकल्प दिए होते हैं, और छात्रों को ये निर्देश दिया जाता है कि पहले कॉलम के एकांश की समस्याओं को उसके उपयुक्त या फिर विकल्प के संग मिला दे, उपयुक्त उत्तर या विकल्प के साथ मिला दे। जैसे कि मिलान परीक्षण में अ देश का नाम है, बी व में राजधानी के नाम दिए गए। तो आप देख सकते हैं जैसे जापान, रूस, अमेरिका, इराक, तो यहाँ पर इनकी राजधानियों को दिया गया। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे, जिसकी जो राजधानी होगी आप उससे उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिलान परीक्षण बोला जाता है। अगले प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो होते हैं पूर्ति परीक्षण। अब इस परीक्षण में क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न में एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, और छात्र अपने ज्ञान के आधार पर इसको भरते हैं। जैसे भारत को आज़ादी में मिली थी, कब मिली थी, 15 अगस्त 1947, तो फिर यहाँ पर इसको भरना पड़ेगा। ठीक है, खाड़ी युद्ध में बहुउद्देशीय सैनिकों का नेतृत्व ने किया था, तो गल्फ वॉर में बहुउद्देशीय सैनिकों का नेतृत्व, यहाँ पर आपने इसको भरना होगा। तो दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है खुली किताब परीक्षा बनाम बंद किताब परीक्षा। एक और दोस्तों आपके परीक्षण के प्रकार हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़े भाई मौखिक परीक्षा, फिर लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद दोस्तों अब आएगी खुली किताब परीक्षा और बंद किताब परीक्षा। खुली किताब परीक्षा ऐसी परीक्षा होती है जिसमें छात्र परीक्षा के दौरान अपनी पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई किताब जिसकी उन्हें जरूरत पड़ती है उसकी मदद लेते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यानी कि अगर आपका प्रश्न पत्र आपके सामने और आपका परीक्षण लिया जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, उनका प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप पाठ्य पुस्तक का यूज करेंगे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखना होता है, यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य ये देखना होता है कि छात्र जिन नियमों, सूत्रों या फिर तथ्यों का सही से उनकी एप्लीकेशन को सीख पाए हैं या नहीं है। तो इस ढंग से परीक्षा शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, तो आपको कभी कभार क्या होता है कि उत्तर को निकालने के लिए बुक दे दी जाती है, और आप उस बुक का यूज करके उत्तर को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जनरली इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि आप जो आपको
कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो आपको सूत्र बताए गए हैं या फिर आपको जो फैक्ट्स बताए हैं, आप उनकी एप्लीकेशन सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए। ठीक है, इसलिए आपको बुक का प्रयोग करने को बोला जाता है और आपसे बोलते हैं कि आप उत्तर दीजिए। ओके, खुली किताब परीक्षा में दो परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र बताए गए तथ्यों को सिर्फ याद नहीं करे बल्कि उनका सही सही से प्रयोग करना भी सीखें, और इसके अलावा जब शिक्षक यह चाहते हैं कि छात्र यह सीख ले कि समय सीमा के भीतर संदर्भ सामग्रियों का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी कि रेफरेंस मटेरियल का विद इन द टाइम लिमिट आप कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो इस केस में दो परिस्थितियों में खुली किताब परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। तो बंद किताब परीक्षा वैसी परीक्षा को कहा जाता है जिसमें छात्रों को अपने नोट और पाठ्य पुस्तक को परीक्षा के दौरान देखना वर्जित होता है, और अधिकतर परीक्षा का स्वरूप ऐसा ही होता है। ठीक है, आज के ज़माने में बंद किताब परीक्षा को ही यूज़ किया जाता है। छात्रों को अपने नोट या फिर पाठ्य पुस्तक को परीक्षा के दौरान नहीं देखना होता है। तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट या मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हैव दिस फॉर्मेट। अब दोस्तों बात करेंगे हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण या कि अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट आपके दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण, यानी कि टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, और एक होते हैं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अब टीचर द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाएगा जो शिक्षक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, यानी कि किसी खास विषय में अगर छात्रों की उपलब्धियों को मापना है तो उसके लिए टीचर्स के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब ऐसे परीक्षण का आधार कभी भी वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि टीचर के द्वारा खुद बनाए जा रहे हैं, तो इसका आधार परीक्षण निर्माण का वैज्ञानिक नियम नहीं होता है, और इसकी वैधता तथा विश्वसनीय तो होती है, वैध भी होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, लेकिन उनका कोई मानक नहीं होता। इसीलिए दोस्तों ये आपके नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ऐसे परीक्षण का प्रयोग शिक्षक मात्र एक ही बार उपयोग करने के लिए करते हैं। जैसे आपसे बोला कि भाई कोई मासिक टेस्ट बना दो, या आपसे बोला कि भाई कोई अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बना दो, ठीक, या फिर वार्षिक परीक्षा का पेपर, मतलब क्लास में प्रोन्नति देने के लिए ही ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके पीछे कोई मानक नहीं होता है, ठीक, या फिर कोई एक ऐसा कोई साइंटिफिक लॉ नहीं होता है। हालांकि ये वैलिड होते हैं, साथ ही साथ रिलायबल भी होते हैं, परंतु इनका कोई नॉर्म्स नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा निर्मित उपलब्धि परीक्षण ऐसे परीक्षण दोबारा प्रयोग करने के लायक नहीं होते, और ऐसे प्रयोग छात्रों को कक्षा उन्नति देने में अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना है तो टीचर ने एक टेस्ट ले लिया, ठीक है, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं जो हम लेते हैं उसकी हम बात करें। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के माध्यमिक स्कूल बोर्ड या दिल्ली के दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा ऐसे शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करके विभिन्न विषयों में छात्रों की उपलब्धि और निपुणताओं का मापन स्कूल या कॉलेज की अंतिम अवस्था में किया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं निबंधात्मक स्वरूप और एक होता है वस्तुनिष्ठ स्वरूप। निबंधात्मक में वही होगा दोस्तों कि आपसे ऐसे या पैराग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ में जैसे अभी हमने पढ़े कि आपको क्या दिया होगा दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों आपको क्वेश्चन दिए होंगे, या मिलान परीक्षण होंगे। ठीक है, इस तरह के आपके परीक्षण आपसे लिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण वैसे परीक्षण होते हैं जिसे विशेषज्ञों द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिनको एक एक्सपर्ट्स के द्वारा, महत्वपूर्ण संस्थानों के द्वारा और वैज्ञानिक नियमों के आधार पर दोस्तों बनाया जाता है। परीक्षण निर्माण के दोस्तों वैज्ञानिक नियम होते हैं, यानी कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन के, उनके आधार पर दोस्तों इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे मानकीकृत उपलब्धि जो परीक्षण है इनकी विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, साथ ही साथ इनका एक मानक भी होता है। ठीक है, मानक क्या होता है, वस्तुनिष्ठ ढंग से एक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श लेकर तैयार किया जाता है, यानी कि इसका एक प्रॉपरली दोस्तों कोई ना कोई एक सैंपल होगा, उस सैंपल को लेकर वस्तुनिष्ठ ढंग से इसके स्टैंडर्ड को तैयार किया जाता है। ठीक है, यह अपनी चीज को समझना है, मतलब कि एक टेस्ट एक ऐसा होगा जिसमें जिसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा, यानी कि अगर आप इस टेस्ट को पास करते हो तो फिर आपको
इसके समकक्ष माना जाएगा। यानी कि एक, जैसे हम बुद्धि लब्धि परीक्षण की हम बात करते तो वहाँ पर ये मानक होता है कि भैया अगर आप इतने अंक प्राप्त करोगे तो इतने फिर आप इस कैटेगरी में आओगे, या इस प्रतिभाशाली कहलाओगे, या फिर सामान्य छात्र कहलाओगे, या फिर मंद बुद्धि कहलाओगे। तो पहले से ही क्या होगा, उसका एक मानक बना हुआ होगा, ठीक है। या उसमें पहले से ही क्या होगा, एक सैंपल वहाँ पर होगा कि अगर आप इस परीक्षण को पास करते हो तो ये आपको उपलब्धि देखने को मिलेगी, या ये आपका अचीवमेंट होगा। तो पहले से ही उसका क्या होगा, मानक निर्धारित होगा, ठीक है। तो ऐसे मानक से छात्रों द्वारा उपलब्ध परीक्षण द्वारा प्राप्त अंकों की व्याख्या करने में भी सुविधा रहती है, ठीक है। तो उपलब्धि परीक्षण में आयु का मानक, यानी कि एज स्टैंडर्ड, ग्रेड स्टैंडर्ड, ठीक है, परसेंटाइल स्टैंडर्ड, कोशेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सभी आपके विकसित किए जाते हैं, ठीक है। लब्धि मानक को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल कोशेंट है, इसको हम शैक्षिक उपलब्धि भी कहते हैं, ठीक। या कोशेंट स्टैंडर्ड को दोस्तों एजुकेशनल कोशेंट के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट में, जैसे अगर आपको EQ निकालना है, एजुकेशनल कोशेंट निकालना है, तो EA/CA × 100 होता है। यानी कि एजुकेशनल एज, शैक्षिक आयु डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि वास्तविक आयु × 100, ठीक। तो ये आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण विदेशों में प्रमुख संस्थानों जैसे कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, साइंस रिसर्च एसोसिएट, इनके द्वारा दोस्तों ये निर्मित किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके प्रमुख संस्थान हैं जो कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण को निर्मित करते हैं। खासकर विदेशों में बात कर रहा हूँ तो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, साइंस रिसर्च एसोसिएट, इनके द्वारा ये निर्मित किए जाते हैं। इसके अलावा भारत में भी कई मानकीकृत परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि AK सिंह, A सेनगुप्ता द्वारा जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट, तो जनरल क्लासरूम अचीवमेंट टेस्ट AK सिंह के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा सरोज अरोरा के द्वारा बायोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। SNL भार्गव द्वारा फिजिक्स अचीवमेंट टेस्ट, ये कुछ दोस्तों आपके क्या है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है। इनका कोई ना कोई आपका स्टैंडर्ड होता है, ओके। अब दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षण निर्माण के सोपानों के बारे में, यानी कि स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशनल टेस्ट। तो परीक्षा निर्माण में दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट सोपान होते हैं, पहले उनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या सोपान है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो परीक्षण निर्माण में दोस्तों कुछ स्टेप्स होते हैं, मेजर स्टेप्स होते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। इन सोपानों का वर्णन दोस्तों क्या क्या देख लीजिए। सबसे पहले परीक्षण के बारे में एक योजना तैयार करना, यानी कि प्रिपेयरिंग अ प्लान अबाउट टेस्ट। तो सबसे पहले आप परीक्षण के लिए आप एक योजना दोस्तों तैयार करते हैं। इसके बाद परीक्षण के लिए प्रश्नों को लिखना, अगला जो स्टेप आएगा कि आप क्या करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है परीक्षण की जांच, यानी कि टेस्ट को चेक करना कि सही बना ही नहीं। इसके बाद परीक्षण की विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, आपको चेक करना पड़ेगा कि टेस्ट कितना रिलायबल है। इसके बाद परीक्षण की वैधता, परीक्षण की वैधता भी सही होना चाहिए। और इसके अलावा परीक्षण का मानक, ये आपके दोस्तों क्या है, परीक्षण निर्माण के सोपान है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले परीक्षण के बारे में आप एक योजना तैयार करेंगे। इसके बाद परीक्षण के लिए एकांशों या फिर प्रश्नों को लिखेंगे। उसके बाद परीक्षण की जांच करेंगे, फिर परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और परीक्षण का कोई ना कोई मानक होगा, ठीक है। ये एक के बाद एक इसके सोपान। बात करेंगे टाइप ऑफ टेस्ट की, यानी कि परीक्षण के प्रकार। इससे पहले हमने एग्जामिनेशन के प्रकार बताए थे, अब इनको दोस्तों हम अलग अलग कसौटियों के आधार पर या विभिन्न क्राइटेरिया के आधार पर दोस्तों इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मनोविज्ञान में या शिक्षा में प्रयोग होने वाले परीक्षण को कई विभिन्न कसौटियों के आधार पर दोस्तों यहाँ पर डिवाइड किया गया है, उनको दोस्तों हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रियान्वयन के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रियान्वयन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस, क्राइटेरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन। तो सबसे पहले इस कसौटी के आधार पर परीक्षण को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं व्यक्तिक परीक्षण, एक होते हैं समूह परीक्षण या सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिक परीक्षण ऐसे परीक्षण को कहा जाता है जिसे एक समय में एक व्यक्ति पर क्रियान्वित किया जाता है।
एक समय पर एक का टेस्ट होगा, जैसे कि कोह द्वारा निर्मित ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो जो एक कोह का ब्लॉक डिजाइन बुद्धि परीक्षण है, ये व्यक्तिक परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक समय पर एक व्यक्ति पर यह क्रियान्वित किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है एक व्यक्ति का। इसके बाद समूह परीक्षण वैसे परीक्षणों को कहा जाता है जिसका क्रियान्वयन एक ही समय में सामान्यतः एक से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है, तो पूरे समूह पे एक साथ टेस्ट लिया जाता है, जैसे कि मोहनचंद्र जोशी द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण या फिर जलोटा मानसिक बुद्धि परीक्षण। ये आपके ग्रुप टेस्ट के अच्छे एग्जाम्पल है। इसके अलावा प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर, प्राप्तांक लेखन की कसौटी के आधार पर भी आप इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण और एक होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण, यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाएगा जिसमें उत्तरों को अंक देने की विधि प्राप्तांक लेखन की विधि से स्पष्ट होती है और परीक्षकों को आत्मगत निर्णय से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। जैसे अभी हमने बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में दोस्तों ने पढ़ा था। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न, एकांश प्रश्न, सही गलत प्रश्न, मिलान प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षण के एग्जाम्पल है। ओके, आत्मनिष्ठ परीक्षण या फिर इसको निबंधात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं, जिसमें एकांशों के उत्तरों को अंक देने की विधि में परीक्षकों में काफी भिन्नता पाई जाती है। तो निबंधात्मक परीक्षा है जिसका शिक्षक कक्षा की उपलब्धियों को जांच करने में अक्सर करते हैं, उसी को हम आत्मनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। इसके बाद अनुक्रिया देने की समय सीमा की कसौटी के आधार पर, इसके आधार पर भी, यानी कि अनुक्रिया एकांशों या फिर प्रश्नों के प्रति अनुक्रिया करने की कितनी टाइम लिमिट्स है, उसके आधार पर भी दोस्तों परीक्षण को बांटा गया है दो भागों में। एक होता है क्षमता परीक्षण, एक होता है गति परीक्षण, एबिलिटी टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। समझ रहे ना? तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन का जो आप सॉल्व कर रहे हैं या उसका जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके जो टाइम है उसको, उसके आधार पर हम यहाँ पर उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षमता परीक्षण वैसे परीक्षण को कहा जाएगा जिसमें परीक्षण के सभी एकांशों का उत्तर देने का पर्याप्त समय छात्रों को दिया जाता है। ठीक है, ऐसे एकांशों का कठिनता स्तर भिन्न भिन्न होता है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। ठीक, तो अब इस परीक्षण का उद्देश्य क्या जांचना होता है कि किसी छात्र को किसी वस्तु, घटना या चीज के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है, और उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए उसको समय दिया जाएगा, प्रॉपर समय दिया जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? क्षमता परीक्षण या फिर एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अब एक होता है गति परीक्षण। गति परीक्षण का क्या अर्थ है कि इसमें क्या होगी, कम समय सीमा होगी और उसके भीतर ही छात्रों को प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, जैसे कि लिपिक अभिक्षमता परीक्षण, यानी कि जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक, इस श्रेणी का परीक्षण। इसके अलावा डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट, ये गति परीक्षण के अधिक अच्छे नमूने। यहाँ पर आपको टाइम पर, बहुत ही कम टाइम पे ज़्यादा जवाब देने होते हैं। ठीक, तो एक ऐसा टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पर आपको अच्छी खासी समय सीमा दी जा रही है, वहाँ पर आप आराम से उत्तर दीजिए, वहाँ पर आपकी कई सारी योग्यताओं को देखा जाता है, यहाँ पर आपकी गति को देखा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक्यूरेसी तो है ही। ठीक, इसके अलावा एकांश या फिर प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। प्रश्नों का स्वरूप कैसा है, इस कसौटी के आधार पर भी आप चार भागों में परीक्षण को बांट सकते हैं। एक आते हैं शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण और अभाषाई परीक्षण। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट एंड नॉन लिंग्विस्टिक टेस्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण वैसे परीक्षणों को कहा जाएगा जहां पर प्रश्नों और निर्देश, उन दोनों को छात्र पढ़ते हैं तथा फिर उसे समझकर उसका उत्तर देते हैं, यानी कि यहाँ पर भाषा का प्रयोग होगा। चाहे आप निर्देश दें या फिर आपके प्रश्न, दोनों में आपके भाषा का यूज होगा। जैसे कि जलोटा का सामूहिक सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण, मेहता का सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इन सभी परीक्षण के अच्छे उदाहरण हैं। इसको पेंसिल और कागज परीक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि छात्र अपने उत्तर के लिए उत्तर पत्र को भरते हैं, यानी कि लिखते हैं, भाषा का इसमें प्रयोग होता है, तो उसको हम शाब्दिक बोलेंगे। अब अशाब्दिक परीक्षण किसको बोला जाएगा? जिसमें शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की तुलना में भाषा पर कम बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भाषा पे कम बल दिया जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अशाब्दिक परीक्षण बोलेंगे। जैसे कि रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो कि एक बुद्धि परीक्षण है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये अशाब्दिक परीक्षण का अच्छा उदाहरण है। यानी कि यहाँ पर आपकी भाषा
को कम बल दिया जाएगा। ओके, अब आता है क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक परीक्षण का अर्थ क्या है? फंक्शनल टेस्ट, जहां पर आपको कुछ करके दिखाना होगा, ठीक है, जिसमें भाषा का प्रयोग निर्देश देने में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, या फिर चित्राभिनय या फिर हाव भाव द्वारा निर्देश देने पर भाषा का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण जैसे कि पास अलोंग टेस्ट, घन रचना परीक्षण, ये कुछ ऐसे परीक्षण है जिसमें आपको कुछ करना होता है, ठीक है। जैसे क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है कि आपको क्यूब को मिला के कुछ फिगर बनाना होता है, ठीक है। पास अलोंग टेस्ट यानी कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्रिएटिव टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रियात्मक परीक्षण बोलेंगे। ओके, इसके बाद अभाषाई परीक्षण वैसे परीक्षण होंगे जिसमें भाषा का प्रयोग ना तो आपके प्रश्नों में होता है ना ही निर्देश देने में होता है, ठीक है। छात्रों को मात्र संकेत देकर प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर बताना होता है, ठीक है। जैसे कैटल कल्चर फ्री या फिर फेयर परीक्षण, तो कैटल कल्चर फ्री फेयर टेस्ट जो कि एक बुद्धि परीक्षण है, इसका अच्छा उदाहरण, तो ये अभाषाई परीक्षण कहलाता है। ओके, इसके बाद फिर मानकीकरण की कसौटी के आधार पर भी आप बांट सकते हैं, जैसे कि एक शिक्षक निर्मित परीक्षण और एक होता है मानकीकृत परीक्षण, टीचर्स मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट के बारे में दोस्तों हम जान चुके हैं, वैसे परीक्षण जिसे शिक्षक अपनी कक्षाओं के भीतर छात्रों की परफॉर्मेंस की जांच के लिए करते हैं, ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? जो कि विशेष एक्सपर्ट के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है और विशेषज्ञों की मदद से इसको तैयार किया जाता है, जिसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है। ओके, इसके बाद फिर उद्देश्यों की कसौटी के आधार पर, यानी कि क्या उद्देश्य, यानी कि आपका पर्पस क्या है, उसके आधार पर भी आप परीक्षण को बांट सकते हैं। यानी कि आप बुद्धि मापना चाहते हैं तो बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। अब बात करेंगे दोस्तों एक उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषता है, उनको थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हमने सम्मिलित करी है। एक उत्तम परीक्षण में दोस्तों कई सारी विशेषता होती है, जैसे कि उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, मानकीकरण, उसमें प्रैक्टिबिलिटी होती है, प्रैक्टिकलिटी होती है, व्यवहारिकता होती है और अंकन में उसमें सरलता होती है। तो ये कुछ विशेषताएं जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी समझते हैं ना कि यानी कि जो टीचर है उस पर निर्भर ना करे अंक देना, ठीक है। विश्वसनीयता यानी कि वो रिलायबल होना चाहिए। वैधता, जो चीज़ को मेज़र करना है उसके लिए ही वो बना हो, ठीक है। मानकीकरण, कोई ना कोई मानक होना चाहिए। उसके प्रैक्टिकलिटी यानी कि उस व्यवहारिक रूप में पॉसिबल हो उसको देना, और अंकन में सरलता यानी कि उसको आसान हो उसको स्कोर करना, मतलब स्कोरिंग करना, मतलब मेजर करना, उसको इवैल्यूएट करना उसका आसान हो, ठीक है। अब विश्वसनीयता का अर्थ क्या है कि आपके परीक्षण प्राप्तांकों में संगतता यानी कि कंसिस्टेंसी से होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपका जो परीक्षण प्राप्तांक है वो एक ही टेस्ट में आपकी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यस, इसमें क्या है, विश्वसनीयता है। अब आपने एक टेस्ट दिया, आज आपके जितने अंक आए, उसके बाद दूसरा अगर आप टेस्ट देंगे कुछ समय बाद, तो उसमें जो अंक है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम संगतता बोलते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जो कंसिस्टेंसी भी होती है दो तरह की, एक होती है आंतरिक संगतता या संगति, और एक होती है कालिक संगतता यानी कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी या फिर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। अब ये आंतरिक संगतता क्या है? तो देखिए, जब परीक्षण के प्रश्न ऐसे हैं जिन छात्रों को परीक्षण में प्रथम आधे प्रश्नों के पर अधिक ऊंचे अंक होते हैं, ठीक है, और बाकी आधे एकांशों में भी उच्च अंक वे लाते हैं, तो या फिर जिन प्रथम आधे एकांशों पर निम्न अंक आता है और फिर बाकी आधे एकांशों पर भी निम्न अंक आता है, तो परीक्षण प्राप्तांकों में इस गुण को आंतरिक संगतता बोला जाता है, यानी कि इंटरनल कंसिस्टेंसी है, ठीक है। मतलब जब आप एक परीक्षण में कोई प्रश्न देख रहे हैं तो उसमें अगर परीक्षण के पहले आधे एकांशों में, मतलब कि पहले आधे प्रश्नों में अगर आपके ज़्यादा ऊंचे मार्क्स आ रहे हैं, तो बाकी के जो बचे हुए एकांश है यानी कि प्रश्न है उनमें भी अगर आप उच्च अंक लेकर आते हैं तो हम कहेंगे कि देयर इज अ इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसी तरह से अगर आपके प्रथम आधे एकांशों में या प्रश्नों में निम्न अंक आते हैं तो बाकी आधे एकांशों में भी आपके निम्न अंक ही आने चाहिए,
तो हम कहेंगे कि इसमें आंतरिक संगतता है। ठीक है, इसके बाद आता है कालिक संगतता यानी कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, यानी कि अब एक परीक्षण है, उसको एक पर्याप्त समय यानी कि 14 दिन का समय देकर एक ही सैंपल पर अगर 2 बार क्रियान्वित किया जाता है और इस 2 बार के क्रियान्वयन में प्रत्येक छात्र को करीब करीब समान ही अंक मिलते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि परीक्षण प्राप्तांकों में कालिक स्थिरता यानी कि कालिक संगतता है। तो किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता में 2 कंसिस्टेंसी होनी आवश्यक है। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी जो कि ये सिंपली बताती है कि अगर एक परीक्षण को पर्याप्त समय जैसे कि 14 दिन के बाद एक ही सैंपल पर 2 बार क्रियान्वित किया जाए, यानी कि एक ही छात्र पर 2 बार आपको क्रियान्वित किया जा रहा है और इन दोनों क्रियान्वयन में प्रत्येक छात्र को अगर तकरीबन समान ही अंक मिलते हैं तो फिर हम कहेंगे कि उसमें कालिक संगतता है। ठीक है, तो एक हो गई आपकी कालिक संगतता और इसके अलावा एक हो गई आंतरिक संगतता। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट हैं विश्वसनीयता से जुड़े हुए। तो परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य इन दोनों तरह की विश्वसनीयता से ही होता है। तो अगर कोई परीक्षण वो विश्वसनीय है तो उसमें कालिक संगतता भी होगी, ठीक है, और इसके अलावा आंतरिक संगतता भी होगी। ठीक है, तो एनास्टेसी और उर्विना की डेफिनेशन है, एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण द्वारा पुनर्जांच करने पर या तुल्य एकांशों की विभिन्न सेटों या अन्य परिस्थितियों में पुनर्जांच करने पर प्राप्तांकों से मिलने वाली संगतता को ही विश्वसनीयता कहा जाता है। ठीक, तो एक ही व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षण द्वारा पुनर्जांच करने पर या तुल्य एकांशों के विभिन्न सेटों पर अन्य परिवर्तित परिस्थितियों में पुनर्जांच करने पर प्राप्तांकों से मिलने वाली जो कंसिस्टेंसी होती है उसी को विश्वसनीयता बोला गया है। अब बात करेंगे दोस्तों परीक्षण की विश्वसनीयता को बड़ा प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले बात आती है परीक्षण की लंबाई। परीक्षण की लंबाई दोस्तों परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। और देखिए अगर परीक्षण की जो लंबाई है वो अगर बढ़ती है या तो परीक्षण की विश्वसनीयता हमेशा अधिक होती है, यानी कि अगर आपके प्रश्नों की संख्या अधिक है तो फिर इस केस में क्या होता है कि जो विश्वसनीयता होती है दोस्तों हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि आपको छात्रों के ज्ञान और उनकी जो क्षमताएं हैं या फिर एबिलिटी है उनके बारे में आपको सही सूचनाएं अधिक प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा समूह की विभिन्नता, समूह की विभिन्नता का अर्थ ये है या वेरिएबिलिटी ऑफ ग्रुप या डाइवर्सिटी ऑफ द ग्रुप का अर्थ सिंपल सा ये है कि अगर छात्रों का समूह ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं और यानी कि उसमें भिन्न भिन्न क्षमता वाले छात्र हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा जो दोस्तों परीक्षणों से प्राप्त अंक होंगे उनमें भी काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाएंगी। ठीक है, और विभिन्नता अधिक होने पर जो परीक्षण प्राप्तांक है उनकी विश्वसनीयता भी हमेशा अधिक होगी। तो विश्वसनीयता समूह की विभिन्नता पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा एकांशों का कठिनता स्तर। अब एकांशों का कठिनता स्तर इस पर भी दोस्तों ये यानी कि प्रश्नों का जो डिफ़िकल्टी लेवल है इस पर भी दोस्तों जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है। देखिए कैसे, क्योंकि अगर कोई आपका एक टेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न या तो कठिन है या तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आसान है, मतलब कि आधे प्रश्न ऐसे हैं या तो बहुत ज़्यादा कठिन और आधे प्रश्न ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा आसान है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि जो अगर आपको व्यक्तिगत भिन्नता का मापन करना है तो वो सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ऐसे में जो विश्वसनीयता का जो गुण है वो भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अगर परीक्षण में कुछ ऐसे प्रश्न हैं या तो जो बहुत ज़्यादा आसान है या फिर जो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो ऐसे में दोस्तों फिर आपको परीक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर आप उसका मापन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी छात्रों के जो अंक होंगे वो तकरीबन एक समान जैसे होंगे और फिर जिससे आप उनके बीच में भेद नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण आप पता नहीं लगा पाएंगे कि किस छात्र के एक्चुअल में कितने अंक है, तो इससे जो विश्वसनीयता होती है वो गिरती है। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक। ठीक, तो पर्यावरणीय कारक का मतलब ये है कि जैसे आपका आउटर कैसा है, यानी कि आपका वातावरण कैसा है, ठीक है, जहाँ पर आपका परीक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जहाँ से परीक्षा ली जा रही है। अब वहाँ पर अगर रोशनी का सही व्यवस्था हो, ठीक है, ध्वनि नियंत्रण हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना आ रही हो अगल बगल से, ठीक है, और अन्य सुविधाएं अगर होगी तो फिर परीक्षण की विश्वसनीयता भी
काफ़ी अच्छी होगी, अदरवाइज काफ़ी कम हो जाएगी। अगला दोस्तों आता है परीक्षण की वैधता का अर्थ यानी कि वैलिडिटी। जब कोई मनोवैज्ञानिक या फिर या शैक्षिक परीक्षक ठीक उसी गुण या क्षमता को अच्छे ढंग से मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तब हम परीक्षण के इस गुण को वैधता की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप जिस गुण को मापने के लिए आप कोई टेस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और अगर वो टेस्ट उस गुण या क्षमता को सही से मेज़र कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो टेस्ट वैलिड है। अब मान लेते हैं मैं आपके गणित का टेस्ट लेना चाहता हूं लेकिन मैं उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस को डाल दूंगा सारे के सारे, तो फिर क्या होगा कि वो टेस्ट वैलिड नहीं रह जाएगा। या फिर मैं आपका हिंदी का टेस्ट लेना चाहता हूं और मैं उसमें सारे संस्कृत के प्रश्न डाल दूं या फिर मैं उसमें पूरे इंग्लिश के प्रश्न भर दूं, तो फिर वो टेस्ट आपका वैलिड नहीं कहलाएगा। मेरे को आपकी हिंदी की क्षमता का मापन करना है तो मुझे उसमें हिंदी के प्रश्नों को डालना पड़ेगा और अच्छे प्रश्नों को डालना पड़ेगा जिससे कि आपकी उस क्षमता का सही से मापन हो सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैधता बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे परीक्षण की वैधता के अर्थ के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया कि परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितना अच्छी तरह से मापता है। जब कोई परीक्षण उसका मापन अच्छी तरह से कर पाता है जिसे उसे करना है तो उसे वैध परीक्षण दोस्तों बोला जाता है। अब परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षण की लंबाई। देखिए, परीक्षण की लंबाई अगर अधिक होती है तो उसकी विश्वसनीयता तो बढ़ती बढ़ती, साथ ही साथ दोस्तों उसकी जो वैधता है वो भी दोस्तों बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा समूह में छात्रों की क्षमता। अब समूह में छात्रों की क्षमता से अर्थ ये है कि जिन पर दोस्तों परीक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो अगर उसमें समूह की जो छात्रों की क्षमता है वो अगर अलग अलग है, उसमें विभिन्नताएं दोस्तों अगर पाई जा रही हैं, तो फिर उनके जो प्राप्तांक है उनमें विभिन्नता पाई जाएगी और फिर ऐसे में जो परीक्षण होगा वो वैध होगा। ठीक है, यानी कि वैधता गुणांक उसका सही होगा। इसके अलावा अस्पष्ट निर्देश। ठीक, अस्पष्ट निर्देश का मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कि दोस्तों जो निर्देश होते हैं वो सही से नहीं दिए होते हैं, तो इसलिए परीक्षण में क्या होता है, प्रमाणिक निर्देश या इंस्ट्रक्शन जरूर होने चाहिए जिसे छात्रों को दिया जाना चाहिए और इसमें जो छात्र हैं उस निर्देश का सामान्य अर्थ निकालकर उसके अनुसार कार्य करेंगे जिससे कि परीक्षण की वैधता होगी बढ़ेगी। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता, सोशियो कल्चर डिफरेंसेस। अब देखिए क्या है, परीक्षण में जब लिया जाता है तो जो छात्र होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से विभिन्न होते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी विशेष समाज या संस्कृति में बने परीक्षण को दूसरे समाज या संस्कृति के लोगों के लिए अगर लेंगे तो फिर ऐसे केस में जो टेस्ट है वो वैलिड नहीं रह पाएगा। ठीक, क्योंकि अगर किसी विशेष समाज और संस्कृति के लिए जो बना हुआ टेस्ट होगा, अगर आप उसको दूसरी जगह पे विशेष समाज या संस्कृति में अप्लाई करेंगे तो फिर वो टेस्ट वैलिड नहीं रह जाएगा। तो अगर आपके जो टेस्ट है उसमें अगर विभिन्न सामाजिक संस्कृति भिन्नता का ध्यान रखा गया है, उसमें सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया, तो फिर वो टेस्ट वैलिड कहलाएगा। इसके अलावा अनुपयुक्त एकांशों का सम्मिलित किया जाना। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं जिससे कि जिस गुण का हम मापन करना चाह रहे हैं उससे उन गुणों की मापन नहीं हो पाता। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं हिंदी का टेस्ट लेना चाह रहा हूँ तो फिर मैं वहाँ पर अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस को डाल दूंगा तो फिर इस केस में क्या होगा कि एडिशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट आइटम, सो उससे क्या होगा कि उसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।